जी, रिवीजन कर रहे हैं हम। तो रिवीजन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आमेर का इतिहास पढ़ेंगे आज, आमेर या जयपुर का इतिहास, और फिर एक क्लास हो रही है जिसमें सभ्यताएं या फिर जो भरतपुर अलवर का इतिहास था छोटा सा, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अब आपका जो पटवार का एग्जाम है वो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब एग्जाम होगा ही नहीं, थोड़े दिनों बाद एग्जाम हो जाएगा। न्यूज़ ये आई है कि जो NTPC का एग्जाम है उससे वो एग्जाम भिड़ रहे थे, इस वजह से कुछ दिन के लिए उनको रोक दिया, बाद में हो जाएगा। तो आपके लिए अच्छा अवसर है, जो भी आपने अगर जिनकी तैयारी कम है वो अब उनके पास वक्त है, तैयारी ढंग से कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो और अपने अच्छी रैंक लाने के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी छोड़नी नहीं है। और एक चीज़ देखें अपन, अब कोशिश करेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री के बाद में अपन जो इंडियन राजस्थान की पॉलिटी हमने क्लास में नहीं कर रखी थी, तो राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो इंडियन पॉलिटी है वो हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बाद में, इस एक क्लास हिस्ट्री की ओर है, फिर हम इंडियन पॉलिटी देख लेंगे, फिर राजस्थान पॉलिटी देख लेंगे, फिर राजस्थान के आर्ट कल्चर वगैरह वो क्लास भी कर लेंगे। तो अपने पास अब अच्छा मौका है, हम अच्छे से टाइम से इसको रिवाइज करें और इनको पढ़ें। ठीक है, अब आज हम देखेंगे आमेर या जो जयपुर का इतिहास है, इसके बारे में जितने भी हमारे काम की चीज़ें हैं वो सारी बात करेंगे। तो आमेर के इतिहास में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आमेर में किस राजवंश का शासन था, गुहिल या सिसोदिया राजवंश। इसका शासन कहाँ था, हमने पढ़ा है मेवाड़ में गुहिल या सिसोदिया राजवंश का शासन था। राठौड़ वंश के अपन देखते हैं यहाँ पे, राठौड़ वंश का शासन था जोधपुर में या मारवाड़ में, हम इसको कहें मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। और फिर हम देखते हैं जोधा जिसने जोधपुर की स्थापना करी, उसका बेटा था बीका अपने देखते हैं बीकानेर की स्थापना करता है, तो बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था। मोटा राजा उदय सिंह, उसका एक बेटा है किशन सिंह अजमेर में किशनगढ़ जो रियासत है उसकी स्थापना करता है, किशनगढ़। तो यहाँ से हम देखें किशनगढ़, बीकानेर और मारवाड़, यहाँ राठौड़ वंश का शासन था। हाड़ा वंश कौन है, चौहान है, तो हाड़ा चौहानों का शासन था। एक तो कहाँ पे, कोटा में, और बूंदी, यहाँ पे हाड़ा चौहानों का शासन था। झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। हम देखें जाट वंश का शासन कहाँ था, तो जाट वंश का शासन था भरतपुर और धौलपुर में जाट वंश का शासन था। और यादव वंश का शासन अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, यदुवंशियों का शासन कहाँ था, तो यादव वंश का शासन था करौली और जैसलमेर में, यहाँ यादव वंश का शासन था। हम बात कर रहे हैं आमेर या जयपुर में किस राजवंश का शासन था, कछुआ वंश का शासन था। कछुआ वंश का शासन कहाँ था, आमेर में। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि भगवान राम के एक बेटे कुश के वंशज है, वो आगे चलकर कुशवाहा कहलाए, कुशवाहा। और ये कुशवाहा है, यही कालांतर में अपभ्रंश होकर बन गया कछुआ। तो कुल मिला के भगवान राम के वंश से रिलेटेड आमेर के जो शासक है वो, तो अपने आप को जो कछुआ शासक है इनको रघुवंश तिलक भी कहा जाता था। रघुवंश तिलक भी कहा जाता था। इनकी कुल देवी, कछुआ वंश है, इनकी कुल देवी कौन है, कुल देवी इनकी जमुआई माता इनकी कुल देवी है, जमुआई माता कुल देवी। इष्ट देवी या आराध्य देवी की बात करें हम, इष्ट देवी या आराध्य देवी, तो वो कौन है, शीला माता। राजा मानसिंह हम देखते हैं कि बंगाल अभियान की तरफ जाते हैं, तो पूर्वी बंगाल के राजा केदार उनको हराकर ये मूर्ति लेकर आते हैं शीला माता की, और जो आमेर का महल है उसमें ये मूर्ति स्थापित करते हैं। हमने बात करी गुहिल या सिसोदिया राजवंश का शासन था मेवाड़ में, और फिर उसके बाद देखते हैं अपन राठौड़ वंश का शासन मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ में, हाड़ा वंश कोटा बूंदी में, यादव वंश करौली जैसलमेर में, जाट वंश भरतपुर और धौलपुर में, कछुआ वंश का शासन है आमेर में। भगवान राम के बेटे कुश के वंशज कुशवाहा कहलाते हैं, जो कालांतर में कछुआ हो गया। और फिर देखते हैं रघुवंश तिलक कहते हैं इनको। ठीक है, इन शासकों को कुल देवी है जमुआई माता, इष्ट देवी है शीला माता। आगे बात करें हम आमेर के बारे में, तो देखते हैं आमेर को अपनी राजधानी सबसे पहले किस शासक ने बनाया। तो सबसे पहले अपन जो 1 बाय 1 शासकों की तरफ से चलते हैं। एक शासक था आमेर का, सबसे पहले देखते हैं जिसने आमेर में यहाँ पे कछुआ शासन की स्थापना करी जयपुर में, वो था दूल्हे राय। उसका वास्तविक नाम था तेजकरण, बहुत ही सुंदर था, सुंदर के कारण उसको कह दिया दूल्हा, ये तो दूल्हे राय उसका नाम हो गया। इस शासक के बारे में देखते हैं। 1137 में एक स्थान है नरवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नरवर से आता है। और फिर
दौसा नाम का जो क्षेत्र है वहां बड़गुजरों को हराता है, और बड़गुजरों को हराकर सबसे पहले यहाँ दौसा में कछुआ वंश की स्थापना करता है। तो जो कछुआ वंश है उसकी स्थापना है जयपुर में, इस क्षेत्र में किसने करी है? दुलेराय तेजकरण ने करी है। 1137 में नरवर से आता है और दौसा में बड़गुजरों को हराकर ये स्थापना करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो दुलेराय तेजकरण है ये चाहता है रामगढ़ वाले क्षेत्र में, महत्वाकांक्षी शासक था, आगे जाता है। रामगढ़ में मीणाओं का शासन था, तो वहां पे मीणाओं को हराकर वहां पे अब देखते हैं कि इस रामगढ़ को अपनी राजधानी बना लेता है। और फिर इनकी कुल देवी कौन है? जमुआय माता। तो रामगढ़ में भी जमुआय माता का मंदिर बनाता है। जमुआय माता का मंदिर बनाता है कहां पे? रामगढ़ में। जमुआय माता का मंदिर बनाने के बाद रामगढ़ का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, ये नाम हो गया किसका? रामगढ़ का। और फिर अपन देखते हैं कि रामगढ़ को इसने क्या बना लिया? अपनी दूसरी राजधानी। तो अपन देखते हैं जो जयपुर के कछुआ वंश है उनकी राजधानी, सबसे पहले दौसा, यहां पे कछुआ वंश की स्थापना होती है। उसके बाद रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाता है कौन? दुलेराय तेजकरणी, जमुआय माता का यहाँ पे मंदिर भी बनवाता है। और फिर अपन बात करते हैं काकिल देव की बात करते हैं, ये अगला शासक आता है। तो आमेर को किसने राजधानी बनाया था? काकिल देव ने। काकिल देव के बारे में बात करें तो ये अपने देखते हैं 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी में आमेर वाले क्षेत्र की तरफ आता है, वहां मीणाओं का शासन था। मीणाओं का शासन था, तो आमेर वाले क्षेत्र में आता है, उनको हराता है मीणाओं को, और आमेर को अपनी बना लेता है राजधानी। उसके बाद से अपनी राजधानी इस रामगढ़, जमुआ रामगढ़ से स्थानांतरित कर देता है कहां पर? आमेर में। फिर अपन देखते हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह के बारे में एक चीज देखते हैं कि सवाई जयसिंह जब जयपुर की स्थापना करते हैं 1727 में, उस समय राजधानी बनाया जाता है जयपुर को। आमेर के जो कछुआ शासक हैं, कछुआ शासकों की राजधानियां 4 थी। सबसे पहले दौसा राजधानी बनती है, उसके बाद रामगढ़ राजधानी बनती है, उसके बाद राजधानी बनती है आमेर, और आमेर 1727 तक राजधानी रहती है। और 1727 में जैसे ही जयपुर की स्थापना होती है सवाई जयसिंह के द्वारा, वहां पर राजधानी बन जाती है जयपुर। ठीक है, ये अपन ने बात करी इन शासकों के बारे में। भारमल के बारे में भी आगे बात करते हैं, काकिल देव के बारे में। आमेर वाला किला है, उसके पहले जो आमेर वाला किला वहां पे एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता था काकिलगढ़ के नाम से, काकिल देव के नाम से काकिलगढ़ कहा जाता था उसको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राजस्थान का पहला शासक वो कौन है? राजस्थान का बात कर रहे हैं अपन, आमेर या जोधपुर का नहीं बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान का, जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वह शासक है भारमल। भारमल के बारे में अपन देखते हैं 1562 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री है हरकाबाई है, जिसको अपन कहते हैं मरियम उज्जमानी, जिसकी शादी इसने सांबर नाम का जो क्षेत्र है, सांबर एग्जाम में पूछा गया कहां इसने शादी की हरकाबाई की? सांबर में। तो सबसे पहले राजस्थान में भारमल 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, अपनी पुत्री हरकाबाई या मरियम उज्जमानी, जिसकी शादी कर देता है किसके साथ? जिसकी शादी हरकाबाई से कर देता है, कहां पर? सांबर में। इनके जो पुत्र हुआ अकबर और हरकाबाई के, उसका नाम है जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर। ठीक है ना, तो ये अपन ने बात करी। अब अपन बात करते हैं जोधपुर का जो मोटा राजा उदय सिंह है, वो जोधपुर का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसने अपनी बेटी है मानीबाई की शादी किसके साथ कर दी? जो अकबर और हरकाबाई का जो पुत्र है जहांगीर के साथ उसने शादी कर दी। और इनके फिर बाद में पुत्र होता है, वो कौन है? शाहजहां, खुर्रम। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं अजीत सिंह ऐसा शासक है जिसने अपनी पुत्री इंद्र कंवर की शादी की किसके साथ? फर्रुख शेर के साथ इसने शादी की, और ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी। हम देखते हैं अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका किसी मुगल बादशाह के साथ इसका क्या होता है? विवाह होता है। तो ये अंतिम था सबसे पहला राजस्थान में, ये भारमल था। अपने जोधपुर का सबसे पहला कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था, जिसने अपनी बेटी मानीबाई की शादी जहांगीर के साथ की। और फिर उसके बाद में देखते हैं इंद्र कंवर की शादी फर्रुख शेर के साथ की किसने? अजीत सिंह के, जोधपुर के अजीत सिंह ने। अजीत सिंह के बारे में अपन ने बात की थी, उसके बेटा था बख्त सिंह उसकी हत्या कर देता। वो बख्त सिंह कहलाता मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, पिताजी की हत्या कर दी। पहला पितृहंता कौन सा था? मालदेव। ठीक है, अब अपन बात करें भगवंत दास। जयपुर में अपन बात करते हैं भारमल का बेटा कौन? भगवंत दास। तो भगवंत दास ने भी अपनी बेटी थी मानबाई। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी कौन है? मानीबाई। भगवंत दास है या भगवान दास, इसकी बेटी है मानबाई। तो मानबाई की शादी इसने किसके साथ करी है? जहांगीर के साथ। मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी बेटी मानीबाई, ये देखो मानीबाई है, इसके साथ जहांगीर के साथ, और इसने भी मानबाई की शादी करी है जहांगीर के साथ। इनके जो बेटा होता है वो कौन है?
खुसरो, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। भगवंत दास है, भगवंत दास के बेटे का नाम क्या है? मान सिंह। राजा मान सिंह जो जयपुर का प्रतापी शासक बनता है, उस मान सिंह की बहन मानबाई, मान सिंह से मानबाई, और जोधपुर वाले की जो बेटी थी उसका नाम है मानी बाई, ठीक है, उस तरीके से इसको याद करना। तो ये अपन ने बात करी किसने पहले सबसे पहले अधीनता स्वीकार की, वो सारी बातें अपन ने यहाँ पे देख ली। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि अकबर के दरबार में था मान सिंह, जिसको अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध में जो अपना सेनापति बनाकर भेजा था, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ का गवर्नर या कहाँ कहाँ का सूबेदार बनाया था अकबर ने। उसको काबुल, बिहार और बंगाल, तीनों जगह का इसने सूबेदार या गवर्नर बनाया था, ठीक है। अपन इसके बारे में, मान सिंह के बारे में थोड़ी 2-3 बातें कर लेते हैं। तो मान सिंह को देखते हैं, अकबर ने पहले 5000 का मनसबदार बनाया, उसके बाद इसकी जो मनसबदारी थी उसको बढ़ाकर 7000 कर दिया था, और अकबर के दरबार में 7000 के मनसब प्राप्त करने वाले केवल 2 ही थे, ठीक है। एक तो कौन था? राजा मान सिंह, और दूसरा कौन था? कोका अजीज। तो 2 नाम ध्यान रखना, मतलब मान सिंह का स्थान थोड़ा ज्यादा था, 7000 की मनसबदारी इसको प्राप्त थी अकबर के दरबार में। 1590 वाले टाइम में इसका क्या होता है? 1590 वाले टाइम में इसका राज्याभिषेक होता है, जयपुर का राजा बनता है, राज्याभिषेक। 1590 में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक। अकबर ने इसको कुछ उपाधियां दी थी, एक तो इसको उपाधि दी थी मिर्जा राजा, और एक फर्जंद मतलब बेटा, ये 2 उपाधियां दी थी अकबर ने किसको? राजा मान सिंह को, मिर्जा राजा की और फर्जंद की, ये 2 उपाधियां दी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको काबुल अभियान पे भेजा और यहाँ पे ये 5 कबीलों को हरा देता है। उसके बाद में जो आमेर के झंडे का रंग है वो भी 5 रंग का, जो आमेर का झंडा है उसमें 5 रंग है, ठीक है, वो ध्यान रखना। और आमेर का जो झंडा वगैरह उसको कहा जाता है झाड़साई, झाड़ी बनी हुई है उस पे, झाड़साई। अपन को पूछे झाड़साई सिक्के कहाँ के? आमेर के। झाड़साई जो पगड़ी कहाँ की? आमेर की। झाड़साई वंश कहाँ का? आमेर का। तो 5 रंग का जो झंडा 5 कबीलों को हराया था, इसके जो इस बात पे ध्यान रख लेना। बिहार में भी जाता है, बिहार पे मानपुर नाम का नगर बसाता है। बंगाल में भी ये अकबर नगर बसाता है अकबर के नाम से, अकबर नगर। जिस अकबर नगर को आज हम क्या बोलते हैं? अकबर नगर को आज बोलते हैं राजमहल। और देखते हैं बंगाल में पूर्वी बंगाल का राजा है, पूर्वी बंगाल का राजा केदार, उस केदार को हराता है और वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आता है, शिला माता। और फिर बाद में आमेर के कछुआओं की क्या बनती है? इष्ट देवी बनती है, और इसकी मूर्ति आमेर में स्थापित करता है। कहां पर? आमेर में स्थापित करता है, ठीक है। और फिर इनके बारे में, मान सिंह के बारे में 2-4 बातें और देखें अपन। मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण शुरू करवाया। आमेर के महलों का निर्माण किसने? मान सिंह ने। आमेर के महल किसने बनवाए? मान सिंह ने बनवाए। और फिर अपन बात करें, इसने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया। राधा गोविंद का मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह ने बनवाया। और फिर एक बात करें, राजा मान सिंह की पत्नी जो रानी का नाम था कनकावती, और इनका पुत्र था, मान सिंह और कनकावती का पुत्र था जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान पे, इसलिए उनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया जाता है आमेर में, जगत शिरोमणि मंदिर। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई है संगमरमर की, काले संगमरमर की, यह मूर्ति वही है जिसकी मीरा चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। मीरा चित्तौड़ में जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी भगवान श्री कृष्ण की, वही मूर्ति लगी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर में। किसने बनवाया? कनकावती ने। किसकी याद में? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया, जगत सिंह की याद में। वो जगत सिंह जो बंगाल अभियान में मारा गया था, मान सिंह के साथ में गया था। ये अपन ने मान सिंह से रिलेटेड खूब सारी बातें करी है। 7000 का मनसब प्राप्त था। कोका अजीज एक और व्यक्ति है जिसको अकबर के दरबार में मनसब प्राप्त था। 1590 में इसका राज्याभिषेक होता है। बिहार जो अभियान पे गया था, बंगाल अभियान पे, अकबर नगर नाम का एक नगर बसाता है जिसको आज हम राजमहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मिर्जा राजा और फर्जंद की उपाधियां किसको दी गई थी? मान सिंह को। मान सिंह के बारे में बात करें कि जो आमेर के महल है उसका निर्माण करवाया इसने, वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया, कनकावती ने एक जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जिसमें वही मूर्ति लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण की, जिसकी पूजा मीरा चित्तौड़ में किया करती थी। मान सिंह, राजा मान सिंह के दरबारी विद्वान जगन्नाथ के बारे में देखते हैं। जगन्नाथ के बारे में उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तनन्य, ये जगन्नाथ ने नहीं लिखे हैं। ये किसने लिखे हैं? पुंडरीक विट्ठल कौन था? ये भी राजा मान सिंह का ही दरबारी था, पुंडरीक विट्ठल। उसने ये चारों के चारों ग्रंथ लिखे, याद करने अपन को। पुंडरीक से उठा लेना पंडित, माँ से माँ, मन, मंजरी से उठा लेना मन, माँ मन
चांद चाहिए और मैंने नाचने का भी क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। आप जल्दी से जल्दी किसको बुला लो, पुंडरीक पंडित को बुला लो। माँ मने चांद चाहिए, माँ मने चांद चाहिए, मैंने नाचने का भी निर्णय कर लिया, जल्दी से जल्दी आप किसको बुला लो, आप पंडित को बुला लो। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। जो मानसिंह के दरबार में कौन है, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ को ऐसे याद कर लेना, ये मानसिंह के बारे में कहते हैं। मानसिंह तो क्या है, जगत के नाथ है। अपने स्वामी की क्या करेंगे, बड़ाई तो करेंगे। मानसिंह तो क्या है, जगत के नाथ है। मतलब मानसिंह की जो कीर्ति है, उसकी जो इज्जत है, जो उसका सम्मान है, उसकी मुक्तावली, मुक्त कंठ से, ऐसे याद कर लेना, मुक्त कंठ से क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। तो जगन्नाथ मानसिंह तो क्या है, जगत का नाथ है। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये किताब, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पुंडरीक विठल की 4 किताबें, जगन्नाथ ये भी दरबारी था मानसिंह का, उसके द्वारा। वाणी, वाणी किसकी किताब है, वाणी, वाणी है दादू दयाल जी की। वाणी किसकी किताब है, दादू दयाल जी की। तो दादू दयाल जी ने जो किताब लिखी है वो किसके समय में लिखी है, राजा मानसिंह के समय में लिखी है। ठीक है, और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना दादू दयाल जी के बारे में, दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से भी होती है, अकबर से होती है। उस समय अकबर से मुलाकात कौन करवाता है, मानसिंह के जो पिताजी थे भगवंत दास, वो ध्यान रखना, मानसिंह के पिताजी थे भगवंत दास, उन्होंने अकबर की मुलाकात किससे करवाई, दादू दयाल जी से। दादू दयाल जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, वाणी, और वाणी किसके समय, राजा मानसिंह के समय लिखा गया था। ये सब ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, किसके प्रयासों से, शिवाजी के साथ एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665। किसके प्रयासों से, जो जयपुर का अगला राजा बनता है, अपन देखते हैं जो राजा मानसिंह है, मानसिंह के पड़पोते हैं, कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के पड़पोते कौन आएंगे, सवाई जयसिंह। ठीक है, ये बड़े बड़े राजा पढ़ रहे हैं अपन। तो पुरंदर की जो संधि है 11 जून 1665, किसके प्रयासों से, मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, तो इसके अब अपन सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं। जयपुर में राज करने वाला, आमेर पर राज करने वाला सबसे लंबे समय तक शासक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला, सबसे लंबे समय तक शासन किया इसने, किस पर, आमेर पर। 46 साल तक शासन किया इसने, 46 वर्ष तक। ठीक है, एक चीज तो यह ध्यान रखना, 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। अकबर के साथ किसने काम किया, इनके जो मानसिंह वगैरह ने काम किया। ठीक है, भगवंत दास बारमल ने। फिर अपने मिर्जा राजा जयसिंह, अकबर के जो बेटे हैं जहांगीर के साथ काम किया। जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां के साथ काम किया। और फिर शाहजहां के बाद में अपन देखते हैं औरंगजेब। इन तीनों के साथ काम करता है कौन, औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह। जहांगीर के बारे में बात करते हैं तो जहांगीर ने इसको दक्षिण भारत में मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को एक उपाधि दी, कौन सी उपाधि, मिर्जा राजा। इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, मिर्जा। तो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी। औरंगजेब ने भी इसको दक्षिण में भेजा। और औरंगजेब की तरफ जोधपुर का एक राजा था जसवंत सिंह, हमने पढ़ा था उनके बारे में। जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के औरंगजेब के पहले लड़ाई हो रखी थी, इनके थोड़ी बनती नहीं थी, लेकिन जसवंत सिंह बाद में औरंगजेब की तरफ आ जाता है। तो ये प्रयास किसने किया था, ये जसवंत सिंह के प्रयासों से संपन्न होता है कि जसवंत सिंह किसकी तरफ आ जाता है, औरंगजेब की तरफ आ जाता है। और बात करें, औरंगजेब ने इसको शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा, और शिवाजी के साथ मिर्जा राजा जयसिंह करते हैं पुरंदर की संधि। और उस पुरंदर की संधि में शिवाजी से कुछ अपनी शर्तें मनवाते हैं। क्या शर्तें मनवाते हैं, शिवाजी के पास किले थे 35। भाई साहब, जो 35 किले हैं ना, उसमें से 23 किले किसको देने पड़ेंगे, औरंगजेब को देने पड़ेंगे। ये बात कौन मनवाता है, जयपुर का मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह, शिवाजी किसी से नियंत्रित नहीं हो रहे थे पूरे भारत में, मिर्जा राजा जयसिंह जाते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। 35 किले हैं शिवाजी के, 23 किले किसको देने पड़ेंगे, औरंगजेब को देने पड़ेंगे। और शिवाजी के बेटे हैं संभाजी। शिवाजी के बेटे कौन है, संभाजी। और उसकी शर्त थी संभाजी। तो संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा, और शिवाजी खुद औरंगजेब के दरबार में नहीं आएंगे, कौन रहेंगे, संभाजी दरबार में रहेंगे, और 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। तो ये बात करिए अपन ने मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। इनके दरबार में एक हिंदी के प्रख्यात कवि थे, हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी जी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहारी जी। इन्होंने, इनकी किताब का नाम है एक बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, 713 दोहे इसमें। तो बिहारी सतसई, तो बिहारी जी ने खूब दोहे लिखे, हिंदी के प्रख्यात कवि। किसके दरबार में थे, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। और फिर अपन बात करते हैं, एक और कवि थे जो बिहारी जी, उनके भांजे थे, कुलपति मिश्र। तो इन्होंने भी जो 52 ग्रंथों की रचना की, जिसमें जो मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण अभियान है उनकी इसमें जानकारी मिलती है। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में एक बात और देख लेते हैं अपन। इन्होंने जो जयपुर में किला बना हुआ है जयगढ़, तो जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया,
मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। जयगढ़ किले का निर्माण यहाँ से इन्होंने शुरू करवाया। तो जयगढ़ किले के निर्माण की नाम पूछे अपन को, किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, जयसिंह ने, ठीक है। और जयगढ़ वाले जो किला है उस स्थान को पहले कहा जाता था चिल्हे का टोला, चिल्हे का टोला या टीला, चिल्हे का टीला, चिल्ला का टीला कहा जाता था उसको। चिल्ला मतलब ईगल। तो एक बार पूछा हुआ एग्जाम में कि ईगल जो ईगल वाला जो टीला है वो कहाँ है? जयपुर में ही है। जयगढ़ किला उसका निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो मिर्जा राजा जयसिंह से रिलेटेड ये काम की बात, सबसे लंबे समय तक शासक रहा था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम, शाहजहां बोलता है इसको मिर्जा राजा, औरंगजेब की तरफ जसवंत सिंह को लेकर आता है और औरंगजेब की तरफ से पुरंदर की संधि करता 11 जून 1665 को शिवाजी के साथ, ठीक है। इसमें से 35 किले में से 23 देने पड़ेंगे और संभाजी 5000 का मनसबदार बनकर किसमें रहेगा? दरबार में। शिवाजी खुद नहीं आएंगे, लेकिन शिवाजी ने भी संधि करी है। और बिहारी जी इनके दरबार में थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखते हैं। और फिर देखते हैं कुलपति मिश्र, इनका एक भांजा था बिहारी जी का, वो भी इनके दरबार में था। वो 52 ग्रंथ लिखता है। वो जो 52 ग्रंथ लिखता है उनमें जो भी इसके अभियान थे दक्षिण, उनकी जानकारी मिलती है। जयगढ़ किले का निर्माण जो चिल्ला का टोला कहलाता था, चिल्ला का टीला कहलाता था पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो राजा मानसिंह, देखो भारमल के बाद में भगवंत दास के बाद में कौन? मानसिंह का पड़पोता मिर्जा राजा जयसिंह का पड़पोता सवाई जयसिंह। अब हम जो बातें पढ़ेंगे वो जयपुर के जो प्रतापी शासक सवाई जयसिंह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देबारी समझौता कब हुआ? देबारी समझौता 1708 में होता है। 1708 में देबारी समझौता होता है। हमने पढ़ रखा है इसको मेवाड़ में। मेवाड़ के अमर सिंह के साथ होता है। अमर सिंह सेकंड प्लस जोधपुर का अजीत सिंह प्लस जयपुर का सवाई जयसिंह, उनके बीच में समझौता होता है। किसके लिए? सवाई जयसिंह को राजा बनाना है। और फिर अपन देखते हैं किसको? अजीत सिंह को भी जोधपुर का राजा बनाना है। किसके खिलाफ? जो बहादुर शाह प्रथम है उसके खिलाफ होता है। देखो क्या क्या बातें हैं इसमें। ये विजय सिंह कौन है? सवाई जयसिंह का भाई है। मुअज्जम कौन है? यही बहादुर शाह है। ये मुअज्जम कौन है? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, यही है। और आजम कौन है? ये इसका भाई था। इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। सवाई जयसिंह के बारे में 2-4 बातें करते हैं अपन स्टार्टिंग से। देखो मिर्जा राजा जयसिंह सबसे लंबे समय तक आमेर का शासक, ये सवाई जयसिंह सर्वाधिक, इसने 7 बादशाहों के साथ काम किया। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य, क्योंकि उसके बाद औरंगजेब के बाद में जो मुगल बादशाह थे, एक आता था और एक जाता था, इतनी जल्दी जल्दी आ रहे थे। तो सवाई जयसिंह ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया है, ठीक है। एक बात अपन देखते हैं, उसके बाद में एक उत्तराधिकार चल रहा था मुगलों में। किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में। सवाई जयसिंह ने किसका साथ दे दिया? सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम का। लेकिन दुर्भाग्य से जीत कौन जाता है? जीत जाता है मुअज्जम। अब मुअज्जम जीतेगा, बहादुर शाह प्रथम जीतेगा, जयपुर पे अटैक करता है। सवाई जयसिंह को करता है कि साइड में हो आप। किसको राजा बना देता है? सवाई जयसिंह का भाई है विजय सिंह को जयपुर का राजा बना देता है और जयपुर का नाम बदलकर कर देता है मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद। तो ये चीज हो गई। देखो अब उसके बाद में देवारी समझौता करते हैं। कौन कौन करते हैं? अमर सिंह सेकंड मेवाड़ का, अजीत सिंह कहाँ का? मारवाड़ का। और जयपुर का कौन? सवाई जयसिंह 1708 में। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। जब 3 जने एकजुट हो जाते हैं, ये बाई साइड में हो जाता है, चलो ठीक है आप अपनी इच्छा जो कर लो, वापस से जयपुर का राजा कौन बन जाता है? सवाई जयसिंह बाद में क्या बन जाता है? जयपुर का राजा बन जाता है। और अपन देखेंगे देवारी समझौते की एक पहली शर्त क्या थी? अमर सिंह सेकंड की बेटी है चंद्रकंवर, उसकी शादी किसके साथ की गई थी? सवाई जयसिंह के साथ। शर्त क्या थी? कि जो चंद्रकंवर का बेटा है, अगला बेटा होगा, जो चंद्रकंवर का जो बेटा होगा वही जयपुर का क्या बनना चाहिए? अगला राजा बनना चाहिए। ये शर्त थी। अपन देखेंगे सवाई जयसिंह ने क्या ये शर्त निभाई है, ये शर्त नहीं निभाई थी, उसके क्या परिणाम हुए थे, वो सब बात करेंगे अपन। आगे चलते हैं। तो आगे अपन देखते हैं। अब मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसने सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? ब्रजराज की उपाधि थी? नहीं, इसने कहा राज राजेश्वर है। सवाई जयसिंह क्या है? राज, सारे राजा हैं उसमें भी क्या है? राजाओं का ईश्वर है, ठीक है। ये ब्रजराज की उपाधि भरतपुर का था एक बदन सिंह। उस बदन सिंह के अपने चचेरे भाई था एक मोहकम सिंह, भरतपुर का ही चचेरा भाई था इसका। इसके साथ लड़ाई चल रही थी। तो सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? बदन सिंह का साथ दे दिया। बदन सिंह को कहां का राजा बना दिया? भरतपुर का राजा बना दिया। और बदन सिंह को कहता है कि तू तो क्या है? ब्रजराज। ब्रज प्रदेश जो यूपी वाला क्षेत्र है उसके जस्ट टच में कौन हो रहा है? भरतपुर। तो तू तो क्या है? ब्रज का राजा है। तो ब्रजराज की उपाधि किसने? सवाई जयसिंह ने दी। किसको? भरतपुर के बदन सिंह को। किसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी? मोहकम सिंह के खिलाफ। और फिर अपन उसके बाद में देखते हैं क्या कि डीग की जागीर भी देता है इस बदन सिंह को। डीग की जागीर किसको दी?
बदन सिंह को दी, किसने? सवाई जय सिंह ने। राज राजेश्वर वाली उपाधि, मिर्जा राजा वाली उपाधि अपन देख चुके हैं। मान सिंह के पास भी थी मिर्जा राजा वाली उपाधि, मिर्जा राजा जय सिंह के पास भी थी, किसने? शाहजहां ने दी थी उसको। आगे चलते हैं अपन, सवाई जय सिंह के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तुम्हें इसको आराम से पता लग जाएगा कि सीधी सी बात, असत्य नहीं है, सारे के सारे कथन क्या है? सत्य। क्वेश्चन इसलिए फ्रेम नहीं किए कि आप देखें इनमें से सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। हम कर रहे हैं रिवीजन। रिवीजन में जितनी अपने नोट्स में काम की चीजें, जितनी हमें पढ़नी चाहिए जिन भी रियासतों में या हमारे इतिहास में, वो सारी बातें अपन ऑप्शन में इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमें ढंग से वो याद हो जाए, ढंग से हमें रिवाइज हो जाए एक बार। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रिक करो, कुछ देर बाद में आपको पता लगेगा इसका आंसर तो ये होगा। देखते आंसर ट्रिक नहीं करना है, जो इनमें लिखी हुई है या फिर जो मैं बातें एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो सारी बातें अपने काम की, वो हमें याद होनी चाहिए। सवाई जय सिंह के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने, स्टार लगा लेना भाई साहब, 3 बार मालवा का ये सूबेदार या गवर्नर बनता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कितनी बार? 3 बार मालवा का ये सूबेदार बनता है। मराठों के साथ इसके 3 युद्ध होते हैं, मराठों के साथ इसके 3 युद्ध होते हैं। 3 कौन से? पीमरा, पीमरा से आप ध्यान रखना, पी से पीलसूद, पीलसूद का युद्ध पहला। दूसरा मैं से मालपुरा, पीमरा, रा से रामपुरा। पीलसूद, मालपुरा नहीं, मंदसौर, यहां मंदसौर का युद्ध होगा। पीलसूद, मंदसौर, रामपुरा, 3 युद्ध। तो पहले में जीतता है, पहले में जीतता है, दोनों में हारता है, हारता है, जीतता हारा हारा, जीतता हारा हारा। देखो 3 बार मालवा का गवर्नर बनता है और मराठों के साथ सवाई जय सिंह के 3 युद्ध होते हैं, पीमरा, पीलसूद, मंदसौर, रामपुरा, जीतता हारा हारा। उसके बाद देखते हैं 1740 ईस्वी में इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने वाला, ध्यान रखना वर्तमान समय में इसने करवाया। तो अश्वमेध का आयोजन करवाया, उसका फिर घोड़ा छोड़ा जाता है। तो दीप सिंह कुंभाणी, दीप सिंह कुंभाणी, दीप सिंह कुंभाणी, ये उस जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, उसको पकड़ लेता है और अपने 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। पुंडरीक रत्नाकर इस अश्वमेध यज्ञ का क्या था? पुरोहित था। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर इस अश्वमेध यज्ञ का क्या था? पुरोहित था। फिर अपन देखते हैं गंगवाना का युद्ध होता है। गंगवाना का अजमेर में 1741 में, किसके साथ? जोधपुर के अभय सिंह के साथ। वही अभय सिंह जिसके टाइम में खेजड़ली घटना होती है, उस अभय सिंह के साथ। और उसमें क्या होता है? अभय सिंह को हरा देता है, हरा देता है। जीतता कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की तरफ से बीकानेर का जोरावर सिंह है, वो भी उसकी तरफ से आता है। गंगवाना का युद्ध ध्यान रखना है। पेशवा बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव मस्तानी जो आपने फिल्म देखी है, उसका जो बाजीराव है, उसका जो बेटा था पेशवा बालाजी बाजीराव, उसके साथ धौलपुर का समझौता करता है। कब करता है? 1741 ईस्वी में। 1741 ईस्वी में धौलपुर का समझौता करता है। किसकी तरफ से करता है यह समझौता? इन दोनों ने नहीं किया था, सवाई जय सिंह और इसने, पेशवा बालाजी बाजीराव ने। मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से होता है समझौता। मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला की तरफ से धौलपुर समझौता करता है। किसकी तरफ से? मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से। किसके साथ? पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ में 1741 ईस्वी में। तो ये सारी काम की बातें अपनी किसके लिए देगी? सवाई जय सिंह के लिए देगी। और सवाई जय सिंह के कहने पर ही मोहम्मद शाह रंगीला ने कौन सा कर? जजिया कर, जजिया कर भी हटा दिया था, जजिया कर भी हटा दिया था। ठीक है, तो ये काम की बातें देखिए अपन ने। 3 बार मालवा का सूबेदार बनता, 3 बार मराठों के साथ युद्ध होता, पीमरा, जीतता हारा हारा। 1741 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है। गंगवाना के युद्ध में अभय सिंह को हरा देता है और पेशवा बालाजी बाजीराव से धौलपुर वाला समझौता होता है। सवाई जय सिंह ने खुद ने भी क्या कुछ ग्रंथ लिखे हैं भाई साहब, बहुत अलग। आधुनिक भारत का इसको वैज्ञानिक शासक माना जाता है। वो अब देखना इसमें क्या क्या चीजें करी है इसने। जयसिंह कारिका नाम का, जीज मोहम्मद शाही, दोनों इसने लिखे हैं। ये किस पे? ज्योतिष ग्रंथ है एक, ज्योतिष का बहुत ही नॉलेज था सवाई जय सिंह को। ज्योतिष ग्रंथ है जीज मोहम्मद शाही। सवाई जय सिंह के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। क्यों? प्रतापी शासक, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये नक्षत्रों पे आधारित है, ये नक्षत्रों पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना। 2 ग्रंथ लिखे हैं सवाई जय सिंह ने, एक तो अपने नाम से जय सिंह कारिका, जीज मोहम्मद शाही, ये मोहम्मद शाह रंगीला उसके नाम पे जीज मोहम्मद शाही, नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ। कुल मिला के दोनों के दोनों ग्रंथ किसने लिखे हैं? सवाई जय सिंह ने लिखे। अब देखो इसके दरबार में बड़े बड़े लोग थे। सवाई जय सिंह खुद इतना बड़ा आदमी, दरबार में और बड़े बड़े आदमी, दरबारी विद्वान कौन थे इसके? इसके दरबार में था एक तो पुंडरीक रत्नाकर, बिल्कुल सही बात है। वो क्या एक ग्रंथ लिखता है? बिल्कुल लिखता है, जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम। तो जय सिंह कल्पद्रुम ये ग्रंथ लिखता है कौन? सवाई जय सिंह। पंडित जगन्नाथ सम्राट, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। पंडित जगन्नाथ सम्राट जिसने जयपुर की नींव रखी थी, ये भी क्या है? इसका दरबारी था। इसने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं क्या? बिल्कुल, सम्राट सिद्धांत, पंडित
जगन्नाथ सम्राट, खुद एक सम्राट है, तो इस तरीके से याद कर लेना सम्राट, सम्राट के सिद्धांत, सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत से स्टार्ट कर देना वापस से, सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत कौस्तुभ। और एक यूक्लिड था, यूक्लिड, यूक्लिड, तो यूक्लिड ने लिखी थी ज्यामिति या ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था इसने, किसने? पंडित जगन्नाथ सम्राट ने। पंडित पुंडरीक रत्नाकर, जयसिंह कल्पद्रुम लिखता है, पंडित जगन्नाथ सम्राट, नाम में सम्राट है तो सम्राट से स्टार्ट कर देना, सम्राट, सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ, यूक्लिड की जो ज्यामिति है उसका ये क्या किया, संस्कृत में अनुवाद करता है। केवल राम, केवल राम ही है जो क्या, विभाग सारणी, केवल राम ने क्या लिखा, विभाग सारिणी, विभाग सारिणी, विभाग सारणी, ये इस नाम की किताब लिखी है, केवल राम ने विभाग सारणी। क्या है विभाग सारणी? विभाग सारणी और कुछ नहीं, अपन लोग लेते हैं ना, लोगोरिथम, जो मैथ्स में पढ़ते हो आप, लोग एंटी लोग, तो वो जो लोगोरिथम है, लोगोरिथम, उसका फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया है, फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद, उसको कहते हैं विभाग सारणी। तो विभाग, विभाग, केवल राम ही एक विभाग के क्या रह सकते हैं, अध्यक्ष रह सकते हैं, तो उस तरीके से याद कर लेना, केवल राम, विभाग सारणी। कृष्ण भट्ट, तो ये भी उसके दरबारी हैं, कृष्ण भट्ट भी उसके दरबारी हैं, तो कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी हैं, और कृष्ण जी किसकी किताब लिखेंगे, राम जी की किताब लिखेंगे, राम रासो, राम रासो, या फिर इस किताब को कहते हैं राघव गीतम, राघव गीतम, राघव गीतम, ये किताब लिखी है किसने, कृष्ण भट्ट ने लिखी है, राम रासो। और इन कृष्ण भट्ट को कुछ उपाधि दी गई, एक उपाधि दी गई कला निधि, कला के खजाने हैं तो, और इनको उपाधि दी गई राम रसाचार्य, राम रसाचार्य। ये उपाधि किसने दी है, सवाई जयसिंह ने दी है, सवाई जयसिंह ने उपाधि दी है, किसको, कृष्ण भट्ट को, ठीक है। राम रस आचार्य, राम के रस के क्या है, आचार्य हैं, किताब भी इसी लिख रहे हैं। देखो अपन ने क्या बात करी, सवाई जयसिंह के दरबारी, खुद इतने बड़े आदमी है तो इनके दरबारी बड़े बड़े आदमी। पुंडरीक रत्नाकर, तो जयसिंह कल्पद्रुम, इनके नाम से किताब लिखी है। पंडित जगन्नाथ सम्राट, सम्राट सिद्धांत, सिद्धांत कौस्तुभ और यूक्लिड की ज्यामिति का अनुवाद किया है संस्कृत में, ठीक है। केवल राम ही जो विभाग है उसके क्या रह सकते हैं, अध्यक्ष रह सकते हैं, उस तरीके से याद कर लेना। लोगोरिथम का अनुवाद किया है कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी राम जी किताब लिखेंगे, राम रासो राघव गीतम, और इन्होंने क्या कहा, इसको राम के रस के आचार्य हैं सवाई जयसिंह ने। एक उपाधि कला के क्या है, खजाने हैं। और सवाई जयसिंह कहते हैं कि यार एक काम करो, किताबें लेके आओ, विदेश में जाओ, और विदेश में जाओ और क्या क्या लेके आओ, किताबें लेके आओ। तो मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ, इन दोनों को विदेश से किताबें लाने के लिए भेजा, किसने, सवाई जयसिंह ने। किताबें पढ़ने का शौक था, बड़े जो क्या कह सकते हैं वैज्ञानिक शासक थे। तो मोहम्मद शरीफ, जो तू शरीफ आदमी है, एक काम कर, तू शरीफ आदमी है, तेरी मेहर हो जाएगी, तू शरीफ आदमी, तेरी मेहर हो जाएगी, एक काम कर विदेश जा और अपने क्या लेके आ, किताब लेके हम पढ़ेंगे खूब सारी। तो सवाई जयसिंह के बारे में खूब सारी बातें अभी तक। अभी स्थापत्य के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में बात करेंगे। सवाई जयसिंह जयपुर की स्थापना करी, तो अब इसमें काम की बात, जयपुर के बारे में बात करेंगे अपन। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727, नींद में भी डेट याद होनी चाहिए, किसने, सवाई जयसिंह ने जयपुर की क्या की है, स्थापना की है, ठीक है। इसके वास्तुकार नींद में भी याद रहना चाहिए, कौन है इसके वास्तुकार, बंगाल, बंगाल के थे, बंगाल के थे विद्याधर भट्टाचार्य। और एक पुर्तगाली ज्योतिष था जेवियर डी सिल्वा, जेवियर डी सिल्वा, उसकी मदद ली गई थी। पुर्तगाली ज्योतिष था जेवियर डी सिल्वा, उसकी मदद ली गई थी। 9 वर्ग सिद्धांत या 9 चौकड़ियां, जो 9 चौकड़ियां यहाँ पे कह सकते हैं समकोण पे जो रोड काटती है, ऐसे 9 चौकड़ियों में क्या किया गया था, जयपुर को बसाया गया था। ये ध्यान रखना, 9 चौकड़ियों में, ये भी काम की चीज है, वास्तुकार भी काम की चीज है। और स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित। 2009 में अपन देखते हैं जो यूनेस्को द्वारा जयपुर का जो परकोटा है, जयपुर का परकोटा है, जयपुर सिटी, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो सारी की सारी काम की चीजें किसके बारे में, जयपुर के बारे में। कुछ और बातें देखें अपने जयपुर के बारे में। जयपुर के कुछ अन्य नाम है। जयपुर को क्या क्या कहा जाता है, पूर्व का पेरिस, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, किसको, जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है, रंगश्री के द्वीप, रंगश्री के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ ग्लोरी, सीवी रमन ने कहा आइलैंड्स ऑफ ग्लोरी। और जयपुर को क्या कहा जाता है, राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी। काशी में खूब सारे मंदिर है, तो राजस्थान में जो अपने जयपुर में भी खूब सारे मंदिर है, तो राजस्थान की काशी कौन है, जयपुर है। और एक चीज ध्यान रखना, जयपुर की काशी कौन सी है, जयपुर की काशी, जयपुर की काशी मतलब जयपुर में भी खूब सारे मंदिर कहाँ पे हैं, गलता जी, जो गलता जी धाम है जयपुर में, गलता जी क्या है, जयपुर की काशी है। और जयपुर को कहा जाता है दूसरा वृंदावन,
दूसरा वृंदावन, वृंदावन में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है खूब सारे, तो वहां पे अपन देखते हैं कि जो जयपुर में भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड मंदिर है, जैसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर, वो सारी बातें अपने ध्यान रखना। एक आप जानते ही हो गुलाबी नगरी, वो तो आपको पहले पता होगा, गुलाबी नगरी, तो गुलाबी नगरी से रिलेटेड बात है, गुलाबी रंग वगैरह कैसे किया गया उस सब के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। अब जयपुर की नींव किसने रखी थी, जयपुर की नींव जो पंडित जगन्नाथ था, अभी ये सवाई जयसिंह का गुरु था पंडित जगन्नाथ, तो पंडित जगन्नाथ ने ये रखी थी नींव, पंडित जगन्नाथ द्वारा ये नींव रखी गई थी, ठीक है। देखो जयपुर के बारे में खूब सारी बातें कर ली अपन ने, और अपन बात करें तो भारत का प्रथम आधुनिक शहर कहा जाता है जयपुर को, भारत का प्रथम आधुनिक शहर कहा जाता है जयपुर को। और बात करें तो जयपुर के बारे में और बात करें तो भारत का प्रथम आधुनिक शहर, और इराक के बगदाद, इराक का एक क्षेत्र है, स्थान है वहाँ का बगदाद, राजधानी इराक का बगदाद, और चीन का एक कैंटन शहर, चीन का कैंटन शहर, उनकी तर्ज पर जयपुर को बसाया गया है। इराक का बगदाद, चीन का कैंटन शहर, उनकी तर्ज पर किसको बसाया गया है, जयपुर को। जयपुर वाले स्थान को पहले, जो जहाँ जयपुर बसाया गया उसको पहले कहा जाता था शिकार होदी, शिकार होदी वो कहा जाता था इस क्षेत्र को, शिकार होदी। फिर बाद में शिकार होदी के बाद में यहाँ पे बादल महल भी बनवाया गया था, बादल महल। देखो जयपुर के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। 18 नवंबर 1727 को किसने स्थापित किया, सवाई जयसिंह ने। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई, पंडित जगन्नाथ सम्राट ने नींव लगाई थी। किस सिद्धांत पर, 9 वर्ग सिद्धांत या 9 चौकड़ियों पर बसाया गया था इसको। 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, रंगश्री के द्वीप, शिविरमन ने कहा राजस्थान की काशी, जयपुर की काशी है कौन, गलता जी है, ठीक है। दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है इसको। और बात करें अपन इराक के जो बगदाद और कैंटन, चीन का कैंटन शहर है, उसकी तर्ज पर जयपुर को बसाया जाता है और भारत का पहला आधुनिक शहर माना जाता है। पहले इस स्थान को शिकारोदी कहा जाता था, बाद में यहाँ बादल महल भी बनवाया गया। ये जयपुर से रिलेटेड खूब सारी बातें करी अपन ने। सवाई जयसिंह ने क्या बनवाया, देखो सवाई जयसिंह ने स्थापत्य कला देख रहे हैं, पहले इसकी क्या देखे अपन ने, साहित्य में देखा खूब इसका योगदान है, अब स्थापत्य में इसका योगदान देख रहे हैं। तो स्थापत्य में योगदान देखें, नाहरगढ़ किला किसने बनवाया, बिल्कुल सही बात है, कब बनवाया, 1734 में। इस नाहरगढ़ वाले किले को पहले कहा जाता था सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ कहा जाता था। बाद में देखते हैं नाहरसिंह भूमिया, नाहरसिंह भूमिया, नाहरसिंह भूमिया के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया था, नाहरगढ़ पड़ गया था, ठीक है। और क्यों बनाया गया किला, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। मराठे बूंदी पे सबसे पहले हस्तक्षेप करते हैं, उसके बाद राजस्थान में खूब अटैक करते हैं, तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए किसका निर्माण करवाया, नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। आक्रमण से बचाएगा मतलब हमारी पहरेदारी करेगा, तो जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं, जयपुर का पहरेदार किला, पहरेदार किला। जयपुर में आप आते हो तो आपको ऐसे साइड से दिख जाता है नाहरगढ़ किला, जयपुर की तरफ देखता हुआ, जयपुर का पहरेदार किला। नाहरगढ़ किला किसने बनवाया, सवाई जयसिंह ने। सिटी पैलेस या चंद्रमहल, अपने अमर सिंह सेकंड की बेटी थी चंद्रकंवर, उस चंद्रकंवर के नाम पर, उस चंद्रकंवर के नाम पर सिटी पैलेस या चंद्रमहल, जहां जो जयपुर के राजा महाराजा वो रहा करते थे, उसका निर्माण करवाया। और एक चीज देखते हैं कि सिटी पैलेस या चंद्रमहल है, वहां पे एक चित्रकला के नाम से एक जो म्यूजियम बना हुआ है, ठीक है, यह एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसको कहा जाता है पोथी खाना, पोथी खाना, ध्यान रखना है पोथी खाना। हम एक चीज बात करें यहाँ पे कि जो जोधपुर के राजा, उसने बनवाया मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मान पुस्तक प्रकाश, ये लाइब्रेरी कहाँ है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, ठीक है। एक अपन बात करें सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार ये कहाँ रखी हुई है, सरस्वती भंडार ये अपने रखी हुई है उदयपुर में, रखी हुई नहीं है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। सरस्वती भंडार कहाँ है, उदयपुर में, रखी हुई क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है, ध्यान रखना। सिटी पैलेस या चंद्रमहल, चंद्रकंवर के नाम पर, चंद्रकंवर के नाम पर बनवा। यहाँ एक म्यूजियम है चित्रकला से रिलेटेड, पोथी खाना। और मान पुस्तक प्रकाश कहाँ है, जोधपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है। जल महल का निर्माण, जल महल का निर्माण मानसागर जो झील है, मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया, जल महल का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने करवाया। और यहाँ पे जो अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे पंडित जी, वो यहाँ पे रुके थे। और गोविंद देव जी का मंदिर, इसका निर्माण भी किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया। गोविंद देव जी का मंदिर क्या है, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है
कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर। और फिर अपन ने बाद में देखा था करौली में कि जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो भी गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। एक दूसरी गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है वृंदावन का राधा गोविंद मंदिर। और फिर अपन एक चीज देखते हैं, जयपुर के राजा महाराजा वो गोविंद देव जी को क्या मानते हैं? जयपुर का दीवान मानते हैं, स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं कि गोविंद देव जी क्या है? जयपुर के राजा है, हम तो क्या है? उनके दीवान है, पीएम है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, अपन ने बात करी सवाई जय सिंह नाहरगढ़ का किला बनवाया 1734 में। सुदर्शनगढ़ कहा जाता था उसको, नाहर सिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ नाम पड़ता है, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, इसलिए जयपुर का पहरेदार किला हो गया है। ठीक है, सिटी प्लेस चंद्रमहल बनवाया इसने चंद्रकंवर के नाम पर। और यहाँ देखते हैं अपन पोतीखाना जयपुर के इसी में सिटी प्लेस में बना हुआ। मान पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। जलमहल या मानसागर झील में बनवाया जलमहल। गोविंद देव जी का मंदिर हम देखते हैं, गौड़ी संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है जयपुर में। गोविंद देव जी को क्या मानते थे? जयपुर का शासक, दीवान मानते थे। ठीक है, अपना खुद को। सवाई जय सिंह ने अपन देखते हैं भारत में किन 5 स्थानों पर, देखो ये और काम की चीज है, यहाँ पे 5 स्थानों पर इन्होंने बनवाया जंतर मंतर। कैसे बनवाया जंतर मंतर? इन्होंने बनवाया डीजे बजता है और उसमें गाना चलता है बूम बूम। डीजे चलता है और उसमें गाना कौन सा चलता है? बूम बूम। डीजे बजा, बूम बूम। ध्यान रखना 5 स्थानों पे, कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है। डी से दिल्ली, जैसे जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, 5 जगह डीजे बजा, बूम बूम। दिल्ली में सबसे पहले सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया सबसे पहले। और फिर जयपुर में सब जगह, आंसर तो इसका सारा हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर कहाँ बनवाया? जयपुर। हम कहाँ के हैं? हम राजस्थान के हैं, तो हमारे लिए जयपुर के जंतर मंतर से रिलेटेड बातें काम की है। ठीक है, 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर और कुछ नहीं, एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। और बात करें अपन जंतर मंतर के बारे में, यहाँ कितने यंत्र है? अब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया इसको। यूनेस्को की सूची में शामिल राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक धरोहर है। प्रथम सांस्कृतिक धरोहर कब है? 2010 में शामिल कर लिया था जंतर मंतर को। जंतर मंतर भी शामिल है जयपुर का, और जयपुर का जो जयपुर सिटी है 2019 में उसको भी शामिल किया गया। 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया, जिसमें जयपुर का आमेर किला है वो भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो जयपुर का अपन बात करें तो सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का, ये 1734 में निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। क्या एक खगोलीय वेधशाला है जहाँ टाइम वगैरह पता लगता है अपन को। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली पहली सांस्कृतिक धरोहर है। जयपुर के जंतर मंतर के बारे में बात करें तो यहाँ कितने यंत्र लगे हुए हैं? 14 यंत्र लगे हुए हैं। इनमें से कुछ यंत्रों की बात करें, यहाँ एक लगा हुआ सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र क्या है? सबसे बड़ी विशाल एक सूर्य घड़ी है, सम्राट यंत्र है। यहाँ राम यंत्र भी लगा हुआ है, यहाँ जय प्रकाश यंत्र भी लगा हुआ है। जय प्रकाश यंत्र, ये 3 ध्यान रख लेना आप, काम के जय प्रकाश यंत्र इस तरीके से याद कर लेना। सम्राट राम की जय हो, सम्राट राम की जय हो, सम्राट राम की जय हो, सम्राट राम की जय हो। सवाई जय सिंह ने 5 जगह डीजे बजा बूम बूम, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। डी पहले, तो सबसे पहले ये जयपुर अपना काम की चीज है, इसलिए जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर 1734 में खगोलीय वेधशाला, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली पहली सांस्कृतिक धरोहर है जयपुर अपने राजस्थान की। यूनेस्को, और फिर 14 यंत्र लगे हुए यहाँ पे, और जो क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, ग्रहों के दिक्पात की जानकारी देते हैं अपन को। ठीक है, ग्रह नक्षत्र की जानकारी देते हैं, वो सारी बातें। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, सम्राट राम की जय हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सवाई जय सिंह के बारे में कौन सी लाइन सही है? अपन को आंसर तो पता है, ये सारी लाइन सही है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। आमेर में इन्होंने सूरत खाने की स्थापना करी। क्या है सूरत खाना? एक चित्रकला विभाग है, चित्रकला विभाग। सूरत खाना नाम का चित्रकला विभाग किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने बनवाया। और प्रमुख चित्रकार कौन था? वीरेंद्र बानू प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, ध्यान रखना ये सूरत खाना। सती प्रथा, देखो इनको वैज्ञानिक राजा क्यों माना जाता है आधुनिक भारत का? क्या काम, देखो इनके कितने सारे काम पढ़ लिए अपने। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, विधवाओं का भी क्या होना चाहिए? विवाह होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित किया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने? साधु संतों को कहा कि यार क्या आप ऐसे संन्यास वगैरह ले रखा हो, आप गृहस्थ जीवन जियो। गृहस्थ जीवन जीने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। और मथुरा के पास एक गांव बसा कर दिया, साधु संतों को गांव बसा कर दिया, उसका नाम था वैराग्यपुर नाम का एक गांव भी बसा के दिया। ठीक है, और जो ब्राह्मणों में भेदभाव होता था यज्ञ के समय ब्राह्मणों में भेदभाव होता था, उन सब ब्राह्मणों के भेदभाव को इन्होंने समाप्त किया और कहा कि सभी की सभी ब्राह्मणों को एक साथ बिठाया इन्होंने। ठीक है, भेदभाव को समाप्त किया इन्होंने। और फिर बाद में देखते हैं बूंदी क्या, देखो और कुछ बात कर लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने और क्या किया? पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर भी लेकर आए।
हरमाड़ा से नहर लेकर आए, और राजपूतों में जो शादियों में अपव्यय होता है, ज्यादा खर्च होता है, उस अपव्यय को खर्च को कम करने का भी इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। बाद में अपन देखते हैं बूंदी की आंतरिक राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। ये ध्यान रखना, किसने किया था, सवाई जय सिंह। बूंदी की आंतरिक राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप किया। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो दलेल सिंह है, दलेल सिंह यहाँ का राजा बनना चाहिए, लेकिन बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर कहती है कि उम्मेद सिंह राजा बनना चाहिए। उन्होंने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को लेटर लिखा। पहली बार राजस्थान में बूंदी में मराठा क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि सवाई जयसिंह ने हस्तक्षेप किया था बूंदी में, इसलिए मराठा राजस्थान में आ गए। ध्यान रखना है, ठीक है। अपन ने बात करी आमेर में सूरत खाना चित्रकला डिपार्टमेंट की स्थापना करते हैं। वीरेंद्र भानु यहाँ का क्या है, चित्रकार है। सती प्रथा बाल विवाह पर रोक लगाते हैं। अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह उसको प्रोत्साहित करते हैं। आगे बात करें अपन, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मथुरा के पास अपन देखते हैं वैराग्यपुर नाम का गांव बसाकर उनको देते हैं। यज्ञ वगैरह में अपन देखते हैं ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं, पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आए, वो एक चीज देखी अपन ने। और बूंदी का जो आंतरिक राजनीति उसमें भी इन्होंने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। सवाई जय सिंह के बारे में खूब सारी बातें पढ़ी है अपन ने, ध्यान रखना, बड़े राजा है, ठीक है। किस युद्ध में विजय मिली ईश्वरी सिंह को। अब देखो अपन बात करते हैं, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अपन ने पढ़ा था कि जो देबारी समझौता है, देबारी समझौते की एक शर्त थी। देबारी समझौते कब हुआ, देबारी समझौता, देबारी समझौते की शर्त थी 1708 में कि जो अमर सिंह सेकंड है मेवाड़ का, सिसोदिया राजा अमर सिंह सेकंड, उसकी जो बेटी है चंद्र कंवर, उसकी शादी किसके साथ की जाएगी, सवाई जयसिंह के साथ। क्या शर्त है कि जो सवाई जयसिंह और चंद्र कंवर का जो बेटा होगा, और वो बेटा कौन हुआ, वो माधो सिंह फर्स्ट, यही राजा बनना चाहिए। तो उस समय यह शर्त थी। लेकिन जब देबारी समझौता होता है तो देबारी समझौते में अपन देखते हैं एक शासक और आता है। वो एक शासक आता है जोधपुर का अजीत सिंह। उस अजीत सिंह की बेटी थी सूरज कंवर। लेकिन सवाई जय सिंह ने क्या किया, इस शर्त को तोड़ दिया। सूरज कंवर का बाद में बेटा हुआ ईश्वरी सिंह। बड़ा बेटा हालांकि यही था ईश्वरी सिंह, ये छोटा था। ईश्वरी सिंह को क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो यहां से अपन ने क्या हुआ, देबारी समझौते का उल्लंघन कर दिया। किसने उल्लंघन कर दिया, इस सवाई जय सिंह ने कर दिया। तो सवाई जय सिंह के दो बेटे, एक ईश्वरी सिंह और एक माधो सिंह। शर्त के अनुसार ये राजा बनना चाहिए। राजा किसको बना दिया, ईश्वरी सिंह को बना दिया। अब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में क्या होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, इनमें युद्ध होंगे। तो ईश्वरी सिंह ने किस युद्ध में विजय के बाद में इसरलाट या सरगासुली, त्रिपोलिया गेट के पास में बनी हुई है इसरलाट या सरगासुली, उसका निर्माण करवाया। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध, ये दो युद्ध होते हैं किसके बीच में, ये दो युद्ध होते हैं किसके बीच में, ईश्वरी सिंह के बीच में और माधो सिंह के बीच में। पहला युद्ध होता है उसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। राजमहल का युद्ध होता है 1747, उसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। और जो दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध 1748 में, उसमें ईश्वरी सिंह हार जाता है। जीतता कौन है उसमें, माधो सिंह फर्स्ट। तो माधो सिंह फर्स्ट की तरफ से कौन आते हैं, इसमें मराठे आते हैं। मराठे हेल्प किसको करते हैं, माधो सिंह फर्स्ट को। ईश्वरी सिंह की तरफ से जो भरतपुर का सूरजमल आता है। और भी कई शासक है, दलेल सिंह, वो जो उम्मेद सिंह वगैरह आते हैं, वो अपने काम की चीज नहीं है इतनी, ठीक है। अपन देखते हैं राजमहल का युद्ध 1747 में, बगरू का युद्ध। अब बगरू के युद्ध में कौन हार जाता है, ईश्वरी सिंह हार जाता है। जयपुर का राजा ईश्वरी सिंह हार जाता है। मराठे भाई साहब बिना पैसों के यहां से नहीं जाएंगे। क्या लेते हैं, युद्ध हर्जाना लेते हैं। मराठे क्या लेते हैं, युद्ध हर्जाना। तो पहले युद्ध में तो विजय मिली ईश्वरी सिंह को। क्या बनवा दिया, इसरलाट या सरगासुली, स्वर्ग को छूने वाली सरगासुली, त्रिपोलिया गेट के पास में बनी हुई जयपुर में, उसका निर्माण करवा दिया। युद्ध हर्जाना मराठे लेने आते हैं और इसको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो उनसे तंग आकर इसने क्या कर ली थी, ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या जहर खाकर, ठीक है ना, जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। कई जगह ये भी मिलता है कि ईश्वर लाट उससे कूद कर आत्महत्या कर ली थी। जहर खाकर ये ठीक है थोड़ा, इसने आत्महत्या कर ली। तो कुल मिला के अपने ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें देखी। अब जो माधो सिंह फर्स्ट है उनके बारे में दो चार बातें देख लेते हैं। इनके समय 1751 में मराठों का कत्लेआम होता है। ध्यान रखना, एक जयपुर में मराठों का कत्लेआम 1751 में, काकोड़ का एक युद्ध होता है। और रणथंबोर दुर्ग को अधिकार को लेकर ये जो माधो सिंह फर्स्ट है और एक कोटा का राजा है शत्रुसाल, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है 1761 में युद्ध होता है बंटवाड़ा का युद्ध। अभी अपन ने देखा बंटवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। कहते हैं कि जो माधो सिंह फर्स्ट कहता है रणथंबोर दुर्ग मेरा है, कोटा का शत्रुसाल कहता है मेरा है। लेकिन फिर जीत कौन जाता है, जो कोटा का शत्रुसाल जीत जाता है। जयपुर की रियासत बड़ी रियासत है, कोटा वाली रियासत वाले जीत जाते हैं। क्यों, क्योंकि कोटा का इस समय सेनापति कौन था, जालिम सिंह झाला।
तो जालिम सिंह झाला ये सेनापति था, तो ये इसकी तरफ से आता है छत्रसाल की तरफ से, तो ये युद्ध को जिता देता है। बंटवारा का युद्ध होता है और ये हार जाता है माधो सिंह फर्स्ट। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार को लेकर लड़ रहे थे दोनों। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करी माधो सिंह, तो माधोपुर, ठीक है, उससे याद कर लेना। सवाई जयपुर के राजा है, सवाई जयसिंह के बाद में सवाई की उपाधि लगाने लगे थे, ठीक है। सवाई मतलब सवाया, एक से थोड़ा ज्यादा 1.25, तो सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह के बाद में जयपुर के शासक है वो लगाने लग जाते हैं। तो सवाई माधोपुर की स्थापना की 1763 में। चाकसू, जयपुर में ही चाकसू है, वहां शीतला माता का मंदिर बनवाता है। कौन बनवाता है? सवाई जो माधो सिंह फर्स्ट है वो शीतला माता का मंदिर बनवाता है। और इनके समय में मोती डूंगरी के महल बनवाए गए, मोती डूंगरी के महल, मोती डूंगरी के महल, मोती डूंगरी के महल इनके समय बनाए जाते हैं। सवाई माधो सिंह फर्स्ट है ना, ये नहीं बनवाता है, ये ध्यान रखना। मोती डूंगरी के महल इनके समय बनाए जाते हैं। माधो सिंह फर्स्ट से रिलेटेड अपन ने कुछ बातें कर ली है, ठीक है। अब आता है उसके बाद में जयपुर का अगला शासक आता है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के बारे में कुछ बात करेंगे अपन, ठीक है। एक और अपने गंगोली का युद्ध वाले जगत सिंह, उनके बारे में बात कर लेंगे। सवाई प्रताप सिंह के बारे में कुछ बातें करते हैं अपन, ठीक है, वो बाद में आएंगे प्रताप सिंह के बाद में। इनके समय 3 युद्ध होते हैं, किसके साथ? मराठों के साथ 3 युद्ध होते हैं सवाई प्रताप सिंह के। तुंगा, पाटन, मालपुरा, टीपीएम, ये ध्यान रखना, टीपीएम, तुंगा, पाटन, मालपुरा, तुंगा, पाटन, मालपुरा। तो मराठों के साथ युद्ध होते हैं। और कौन आता है इसके साथ? सवाई जो प्रताप सिंह है उसकी मदद करने कौन आता है? जोधपुर रियासत के आते हैं। इस बार पहले युद्ध में आता है विजय सिंह, पहले युद्ध में आता है विजय सिंह, दूसरे युद्ध में विजय सिंह आता है, तीसरे युद्ध में आता है जोधपुर का भीम सिंह आता है, ठीक है। और मराठों की तरफ से पहले युद्ध में कौन आता है? मराठों की तरफ से पहले युद्ध में आता है महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया आता है। दूसरे युद्ध में आता है फ्रांसीसी है डी बॉय, फ्रांसीसी शासक आता है डी बॉय, और इसमें कोई बड़ा नाम नहीं मिलता अपन को। महादजी सिंधिया पहले युद्ध में आता है, दूसरे में आता है डी बॉय, ठीक है। तुंगा, पाटन, मालपुरा, टीपीएम, तुंगा, पाटन, मालपुरा। 1787, 1790 और 1803 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध को सवाई प्रताप सिंह है जीत जाता है। कुल मिला के अपन बात करें, सवाई प्रताप सिंह जीत जाता है, हार जाता है, हार जाता है। कुल मिला के वही सवाई जय सिंह ने मराठों से 3 युद्ध लड़े थे, जीतता, हारा, हारा। यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह भी जीतता, हारा, हारा, जीत जाता है, दूसरे में हार जाता है, तीसरे में भी हार जाता है, ठीक है। तुंगा का युद्ध, विजय सिंह यहाँ पे आता है, ठीक है। अब जो दूसरा युद्ध हुआ, उस दूसरे युद्ध में अपन एक चीज देखते हैं कि जो विजय सिंह है, मराठों ने कहा कि भाई साहब तुम किसका साथ दे रहे थे? बोले प्रताप सिंह का साथ दे रहा था। प्रताप सिंह का साथ दे रहा था, तो एक काम करो, अब हम युद्ध जीत चुके हैं, तो विजय सिंह को मराठों ने कहा कि आपको क्या देना पड़ेगा? युद्ध हरजाना देना पड़ेगा, युद्ध हरजाना। तो युद्ध हरजाना लेने आते हैं जयप्पा सिंधिया, तो उनको क्या कर देते हैं? ये मार देते हैं, ठीक है। अपने विजय सिंह उसको मार देते हैं। उसके बाद क्या होगा? विजय सिंह को मराठों को क्या देना पड़ गया? फिर बाद में तारागढ़, इनको तारागढ़ देना पड़ गया था। अजमेर में जो तारागढ़ का किला है वो मराठों को देना पड़ गया था। किसको? इनको देना पड़ गया था। विजय सिंह के बारे में बात करें तो विजय सिंह की एक प्रेमिका है गुलाब राय, प्रेमिका थी गुलाब राय। तो गुलाब राय जो विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय, इसको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता था, जोधपुर की नूरजहां। ध्यान रखना, विजय सिंह के बारे में 2 बात करी। पहली बात तो दूसरे युद्ध में जब हार मिलती है, मराठे क्या लेने आते हैं? युद्ध हरजाना लेने आते हैं, तो तारागढ़ का किला देना पड़ा था इनको, ठीक है। और फिर अपन उसके बाद में देखते हैं इनकी प्रेमिका थी गुलाब राय, जिसको कहा जाता है जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह के बारे में ये बात करी अपने, टीपीएम 3 युद्ध हुए। और उसके बाद देखते हैं सवाई प्रताप सिंह के बारे में और काम की बातें। क्या काम की बातें हैं सवाई प्रताप सिंह के बारे में? इनके संगीत गुरु थे, कौन थे? चांद खां। पहले इनके खुद के बारे में बात करें सवाई प्रताप सिंह के बारे में, ये कविताएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे, ठीक है। और किस नाम से? क्या सवाई प्रताप सिंह के नाम से लिखते थे? नहीं, ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे। ब्रज निधि, ब्रज निधि नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे, ठीक है ना। और इनके काव्य गुरु कौन थे? कविता लिखते थे, उनके कोई गुरु होंगे। इनके काव्य गुरु थे गणपति भारती, गणपति भारती, ये इनके काव्य गुरु थे। सवाई प्रताप सिंह के बारे में इनके ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे कि मेरा नाम सवाई प्रताप सिंह नहीं है, मैं कविताएं लिखता हूं तो मेरा नाम क्या है? ब्रजनिधि, ठीक है ना। और काव्य गुरु इनके गणपति भारती। इनके संगीत का भी इनको नॉलेज था। इनके गुरु थे चांद खां। इन्होंने सवाई प्रताप सिंह को क्या कहा? आप क्या हो? बुद्ध प्रकाश हो, आप क्या हो? बुद्ध प्रकाश। चांद खां ने क्या कोई ग्रंथ लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा है, स्वर सागर, स्वर सागर ग्रंथ लिखा है। स्वर सागर ग्रंथ किसने लिखा है? चांद खां ने लिखा है। फिर अपन बात करें देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में सवाई प्रताप सिंह के समय होता है एक संगीत का सम्मेलन। उस संगीत सम्मेलन में एक ग्रंथ लिखा जाता है, राधा राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद संगीत सार,
राधा गोविंद संगीत सार, संगीत पे ग्रंथ होता है। तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में संगीत सम्मेलन होता है सवाई प्रताप सिंह के समय। राधा गोविंद संगीत सार नाम का एक ग्रंथ लिखा जाता है उस संगीत सम्मेलन में। बाद में देखते हैं तमाशा लोकनाट्य, तमाशा नाम का लोकनाट्य, उसकी शुरुआत किसके समय होती है? सवाई प्रताप सिंह के समय। उसके एक कलाकार थे बंशीधर भट्ट, बंशीधर भट्ट। उस बंशीधर भट्ट को कहाँ से? महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र से बुला के लाते हैं। कहाँ पे? जयपुर में आओ और जयपुर में किसको आप प्रमोट करो? तमाशा लोकनाट्य को प्रमोट करो। बंशीधर भट्ट को लेकर आते हैं और इनका समय जयपुर की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल कहलाता है। किसका समय? सवाई प्रताप सिंह का समय। लालचंद नाम का एक चित्रकार था, लालचंद। जयपुर की चित्रकला में देखते हैं अपन सूरत खाने का निर्माण किसने किया? सवाई जयसिंह ने। और इनका समय क्या था? चित्रकला का स्वर्णकाल था। इनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, 22 विद्वान, जिनको कहा जाता था गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी। 22 विद्वान रहा करते थे किनके दरबार में? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था उनको। और उन 22 विद्वानों के लिए इसने कुछ निर्माण करवाया था, गुणीजन खाना। गुणीजन खाना, आप सब गुणवान लोग हो, आप में बहुत गुण है, आप यहाँ रहो। गुणीजन खाना का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह के बारे में युद्ध देखे 3 टीपीएम, मालपुरा और अपने देखा वो तीसरा वाला युद्ध पाटन का युद्ध। सवाई प्रताप सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे, काव्य गुरु थे इनके गणपति भारती। संगीत गुरु हैं चांद खां, ठीक है, बुद्ध प्रकाश की उपाधि देते हैं। स्वर सागर नाम का ग्रंथ लिखते हैं। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में क्या होता है? संगीत सम्मेलन, राधा गोविंद संगीत सार नाम का ग्रंथ लिखा जाता है। देखते हैं अपने तमाशा लोकनाट्य को प्रमोट करते हैं और बंशीधर भट्ट को बुलाते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र से, ठीक है ना। इनका समय जयपुर की चित्रकला का क्या है? स्वर्ण काल है। 22 विद्वान रहते थे, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से। गुणीजन खाना बनवाया उनके लिए, ठीक है। अपन बात करें आगे, हवा महल का वास्तुकार कौन था? ये हवा महल बनवाया किसने रे? हवा महल बनवाया सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। कब बनवाया? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में क्या बनवाया इसने? हवा महल बनवाया। लालचंद उस्ता, ये क्या है? इसका वास्तुकार है। लालचंद उस्ता हवा महल का वास्तुकार है। किसके समय किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया 1799 ईस्वी में। हवा महल, इसकी आकृति किसके समान है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। किसकी आकृति है? हवा महल की आकृति है, ठीक है। कितने मंजिला इमारत है हवा महल? कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। क्या इसकी 5 मंजिल का नाम पता है अपन को? देखते हैं। शरद मंदिर, शरद मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर। ऊपर क्या आ रहा है फिर? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, प्रकाश, प्रकाश मंदिर। और सबसे ऊपर हवाई, हवा महल में क्या आएगी? हवा आएगी, हवा मंदिर, ठीक है। 5 मंदिर है और जो हवा मंदिर है ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी मंजिल है? हवा मंदिर। तो कुल मिला के सबसे नीचे शरद मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर और विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। 5 मंजिल इमारत है। कौन सी? हवा महल। 1799 में निर्माण होता है इसका। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी क्या है? आकृति है। और एक चीज देखें, इसमें खिड़कियां कितनी लगी हुई है? हवा महल में खिड़कियां कितनी है? 953 इसमें खिड़कियां। और यहाँ पे झरोके वगैरह भी लगे हुए हैं। जहाँ गणगौर तीज की सवारी होती थी तो रानियां उस झरोकों से देखा करती थी उन सवारियों को, ठीक है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया 1799 में। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। 5 मंजिला इमारत है। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। बात करें आगे, खिड़कियां 953 यहाँ खिड़कियां थी, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो क्या बोलते हैं मंजिल, क्या कौन सी थी? हवा मंदिर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। राम सिंह सेकंड। अब देखते हैं जयपुर का एक शासक रह गया अपने, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। तो जगत सिंह सेकंड के बारे में कुछ बात करें अपन, तो जगत सिंह सेकंड के बारे में देखते हैं। एक तो होता है गिंगोली का युद्ध, जिसके बारे में अपन बहुत बात कर चुके हैं पहले, ठीक है, पहले वाली क्लासेस में। गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली का युद्ध कब होता है? गिंगोली का युद्ध 1807 में। गिंगोली कहाँ है? नागौर के पर्वतसर में। किसके साथ होता है गिंगोली का युद्ध? जोधपुर के मानसिंह के साथ होता है। तो गिंगोली का युद्ध होता है अपने जगत सिंह सेकंड के टाइम में। और एक चीज और ध्यान रखना, इसकी एक प्रेमिका थी रस कपूर। रस कपूर नाम की प्रेमिका थी। किसकी? जगत सिंह सेकंड की। वो प्रेमिका इसके शासन में क्या किया करती थी? हस्तक्षेप। इसके शासन में बहुत ज्यादा ही हस्तक्षेप किया करती थी। बाद में जो यहाँ के सरदार थे जयपुर के, उन्होंने इसको पकड़ के नाहरगढ़ में कैद कर दिया था। नाहरगढ़,
ये ध्यान रखना इनके बारे में। रस कपूर किसकी प्रेमिका? जगत सिंह सेकंड की। जोधपुर का विजय सिंह, उसकी प्रेमिका कौन है? गुलाब राय, ठीक है, जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है उसको। तो रस कपूर इसकी प्रेमिका जगत सिंह सेकंड की हस्तक्षेप किया करती थी, नारगढ़ी किले में इसको बंद कर दिया था, गंगोली का युद्ध होता है। ये काम अपने बातें करी जयपुर के जगत सिंह सेकंड के बारे में। और 1818 में इसने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी जगत सिंह सेकंड ने 1818 में। राम सिंह सेकंड की बात करते हैं। देखो राम सिंह सेकंड है, छोटी उम्र में राजा बना था, इसलिए जॉन लुडलो ये क्या बना था? इसका संरक्षक बना था। छोटी उम्र में राजा बना था, जॉन लुडलो इसको बनता है संरक्षक बनता है। और जो जॉन लुडलो है, इन्होंने फिर खूब सारे काम किए थे यहाँ पे, बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे कन्यावध पे रोक लगाई इन्होंने, कन्यावध नहीं होना चाहिए इस रियासत में आज के बाद में। और क्या नहीं होना चाहिए? विधवा विवाह नहीं, क्या बोलते हैं, विधवा विवाह नहीं, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सती प्रथा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए आज के बाद में, सती प्रथा नाम की चीज। दास प्रथा भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलनी चाहिए, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। समाधि कोई नहीं लेगा आज के बाद में, समाधि प्रथा, ये सब चीजें क्या होगी? रोक लगाई। तो जो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुप्रथाएं थी, उन पे रोक लगाई किसने? जॉन लुडलो ने। अंग्रेज अधिकारी था, किसका संरक्षक था? राजा राम सिंह सेकंड का संरक्षक था, ठीक है। बात करें अपन सती प्रथा, तो सती प्रथा पे रोक लगाई जॉन लुडलो ने, मतलब कुल मिलाकर राम सिंह सेकंड ने लगाई। सबसे पहले राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ एक बार, सबसे पहले किसने रोक लगाई? सबसे पहले बूंदी का था विष्णु सिंह, बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, उसने रोक लगाई है। विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में उसने रोक लगाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। पॉलिटिकल एजेंट था पीए ईडन, इसके समय राजा राम सिंह सेकंड वही है जो 1857 की क्रांति के समय शासक थे। तो 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी सितार-ए-हिंद, सितार-ए-हिंद। और जो बीकानेर का गंगा सिंह है, बीकानेर का गंगा सिंह को उपाधि दी गई थी, कौन सी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि, ठीक है। बक्सर विद्रोह में उनको अंग्रेजों का साथ दिया था। जो पॉलिटिकल एजेंट ईडन था उस समय 1857 क्रांति में, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इनको सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई। प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में आए थे राजा राम सिंह के समय 1876 में, 1876 में। नाम क्या इनका? अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में आए थे, इसलिए जो अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी, अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल की नींव कब रखी गई थी? 1876 में। और स्टीवन जैकब, ये क्या थे? अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना इसको। स्टीवन जैकब अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार, 1876 में जब प्रिंस अल्बर्ट आते हैं, तो इनके समय की बातें देखें। कम उम्र के थोड़े क्या थे? कम उम्र में राजा बनते हैं, जॉन लुडलो इनके संरक्षक बनते हैं। ये सारी प्रथाओं पर क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक राजस्थान में बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने लगाई थी 1822 में। प्रिंस जो पॉलिटिकल एजेंट था ये ईडन, कब की बात है ये बात है 1857 की क्रांति के समय। इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। सितार-ए-हिंद की क्या दी जाती है? इनको उपाधि दी जाती है। बात करें अपन, प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आता है कब? 1876 में। और फिर क्या होता है? अल्बर्ट हॉल की नींव रखी जाती है। उसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और बात करते हैं अभी स्टीवन जैकब, जो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर ही जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था। किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर ही जयपुर में क्या करवाया था? गुलाबी रंग करवाया था, गुलाबी रंग। वास्तव में देखें तो वो गुलाबी रंग नहीं था, वो गेरुआ रंग था, गेरुआ रंग था। कौन सा रंग था वो? गेरुआ रंग। लेकिन उस समय जो स्टैनली रीड है, स्टैनली रीड एक किताब लिखते हैं, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, जयपुर के बारे में किताब लिखते हैं। उसमें डिक्शनरी में गेरुआ नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको पिंक बोल दिया, पिंक सिटी है, ठीक है। उसके बाद में आज के बाद में जो अपने गेरुआ रंग है, प्रॉपर गुलाबी नहीं है, ठीक है। तो गुलाबी रंग का जो अपने गुलाबी रंग करवाया जयपुर में, किसके आगमन पर? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। ये सारी बातें अपने ध्यान रखने। उसके पहले जयपुर का रंग था सफेद रंग, सफेद रंग था, बाद में गेरुआ रंग करवाया, लेकिन उसको क्या कह दिया? गुलाबी रंग कह दिया, ठीक है। ये काम की बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन जो अपने सवाई राम सिंह सेकंड है, सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में और बातें देखते हैं। इन्होंने जो अल्बर्ट हॉल के पास में क्या है, राम निवास बाग, उसका निर्माण करवाया। इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अपन ने बात करी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। स्टीवन जैकब क्या था? उसका वास्तुकार था। इन्होंने महाराजा कॉलेज इन्होंने बनवाई, इन्होंने महाराजा कॉलेज बनवाई, इन्होंने महाराजा लाइब्रेरी बनवाई, इन्होंने महाराजा लाइब्रेरी बनवाई। इन्होंने क्या करवाया? जयपुर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। किसने? राजा राम सिंह सेकंड ने। इन्होंने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया, इन्होंने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया। इन्होंने रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया, रामप्रकाश थिएटर। और बात करें तो इनके समय अपन और चीज़ देखते हैं कि जयपुर में ब्लू पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन है उस पर नीला रंग करना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उस पर नीला रंग करना। ब्लू पोट्री का क्या होता है? विकास होता है। सबसे अधिक विकास किसके समय होता है? राजा राम सिंह सेकंड के समय। काम की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। कुल मिला के अपन बात करें, ब्लू पोट्री के लिए जयपुर जाना जाता है। तो अपन ने क्या बातें करी? राम निवास बाग का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण, महाराजा कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी, और क्या बोलते हैं उसको,
संस्कृत जो कॉलेज का निर्माण करवाया, रामगढ़ बांध, रामप्रकाश थिएटर और ब्लू पोर्ट्री का विकास इनके समय होता है। जयपुर में गुलाबी रंग वो किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने करवाया उस समय, ठीक है। सारी बातें अपन ने देख ली इनसे रिलेटेड। 1904 में जयपुर में एक नई चीज होती है, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की व्यवस्था। वो किसने शुरू करी है? माधो सिंह फर्स्ट के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, माधो सिंह सेकंड इसने शुरू करी है। इनके बारे में कुछ बातें देखते हैं। इनको बब्बर शेर कहा जाता था, बहुत हट्टे कट्टे राजा थे, बब्बर शेर इनको कहा जाता था। एक बार ये लंदन जाते हैं, किंग एडवर्ड सप्तम जो उनका राज्याभिषेक होता है उसमें जाते हैं, किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में। तो वहां पे जाते हैं, तो लंदन में जाते हैं, तो चांदी के बड़े बड़े बर्तन लेके जाते हैं, चांदी के बड़े बड़े बर्तन। और उनमें क्या लेकर जाते हैं? उनमें गंगा जल लेकर जाते हैं। गंगा जल, आपका पानी क्या है? पवित्र नहीं है, मैं तो यही पानी पीऊंगा, इसी से नहाऊंगा, ठीक है। बड़े बड़े बर्तन लेके जाते हैं। और ये चांदी की जो बड़े बड़े बर्तन है वो आज कहाँ रखे हुए हैं? आज जो हमारा सिटी पैलेस है चंद्रमहल, उसमें रखे हुए हैं वो चांदी के बर्तन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और माधो सिंह सेकंड के बारे में और बात करें तो अपन थोड़ी, जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके निर्माण जो हो रहा था, तो मदन मोहन मालवीय उनको क्या करी थी? इन्होंने आर्थिक मदद करी थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की मदद करी थी किसने? माधो सिंह सेकंड ने। और बीकानेर के राजा थे, अपन ने उसमें एक चीज छोड़ दी थी, बीकानेर के राजा थे, लास्ट क्लास में बीकानेर पढ़ा था, गंगा सिंह। बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह। तो उन्होंने भी जब 1916 में BHU का निर्माण हो रहा था उस समय आर्थिक मदद करी थी। तो कहते हैं कि सबसे अधिक आर्थिक मदद किसने करी थी? बीकानेर के गंगा सिंह ने मदद करी थी, ये ध्यान रखना। और BHU की जो मदद थी उसमें इन्होंने भी मदद करी थी, माधो सिंह सेकंड ने मदद करी थी, ठीक है। और एक चीज इनके बारे में ध्यान रखना कि जो नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला, उसमें अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। किसने? ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाहरगढ़ में 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल किसने बनवाए? माधो सिंह सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। अपन ने देखो 1904 में इन्होंने जयपुर में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था भी स्टार्ट करी इन्होंने। बब्बर शेर इनको कहा जाता है, हट्टे कट्टे थे। एडवर्ड सप्तम जब जयपुर आते हैं, एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक होता है, लंदन जाते हैं तो वहाँ पे चांदी के बर्तन होते हैं, उनमें गंगा जल लेकर जाते हैं। वो आज कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, ठीक है। नाहरगढ़ किले की बात करें तो इन्होंने ये एक चीज देख ली अपन ने, 9 महल बनवाते हैं 9 दासियों के लिए एक जैसे। और फिर BHU में मदन मोहन मालवीय को क्या देते हैं? आर्थिक मदद देते हैं। जयपुर का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख कौन है? मानसिंह फर्स्ट, ये तो अकबर के टाइम का था, मानसिंह फर्स्ट तो अकबर के टाइम का था। और मानसिंह सेकंड, ये सवाई मानसिंह सेकंड, ये कौन है? राजस्थान का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख। आजादी के समय जयपुर का राजा, आजादी के समय जयपुर का राजा, आजादी के समय जयपुर का राजा, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी इनके बारे में। और राजस्थान का पहला और अंतिम राजप्रमुख था। पोलो खेलते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी रानी कौन थी? इनकी रानी थी गायत्री देवी। गायत्री देवी के बारे में बात करें तो अपन, गायत्री देवी राजस्थान की नहीं, जयपुर की नहीं, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनती है? इनकी जो महारानी है गायत्री देवी। और इन्होंने एक किताब लिखी है, द प्रिंसेस रिमेंबर्स। और महारानी कॉलेज की स्थापना भी 1944 में गायत्री देवी ने की है, ठीक है। महारानी कॉलेज की स्थापना भी 1944 में। द प्रिंसेस रिमेंबर्स नाम की किताब लिखी उन्होंने। भारत का प्रथम और अंतिम राज प्रमुख कौन है? मानसिंह सेकंड। आजादी के समय जयपुर का राजा था ये। पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर बाद में अपन देखते हैं कि रानी गायत्री देवी है, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है। द प्रिंसेस रिमेंबर्स नाम की, द प्रिंसेस मतलब जो रानी है वो रिमेंबर्स याद की जाएगी, ठीक है, याद की जाती है उस तरीके से। द प्रिंसेस रिमेंबर्स नाम की इन्होंने क्या लिखी है? किताब लिखी है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ने जयपुर के बारे में बात की। तो जयपुर रियासत से रिलेटेड जितने भी काम की बातें अपने सारी काम की बातें कर ली, इनको रिवाइज करना। तो अपने अगली एक क्लास और है, तो एक क्लास में, अगली क्लास में हमारे जो क्या पढ़ेंगे, जब जो राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा, पीलीबंगा, जो आहड़ वगैरह है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर जो अपने अलवर और जो भरतपुर की रियासत है उनके बारे में भी थोड़ी सी बात है वो कर लेंगे। कुल मिला के हमारा इतिहास पूरा हो गया। उसके बाद हम जो इंडियन पॉलिटी है उसका रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी से पहले इंडियन की पॉलिटी आनी चाहिए आपको। तो NTPC में भी आपके वो काम आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के रिवाइज करते रहो, अपने इस तरह पे आप पढ़ते रहो, टेस्ट भी देते रहो, ठीक है। थैंक यू।